तो चैप्टर 1 सेकंड किताब है कंपनी अकाउंट। कंपनी खाते बनाना है और अकाउंटिंग करनी है शेयर कैपिटल की। यहाँ तक ये तो कंपनी खाते बनाने हैं जिसमें आपके शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दो ही है। सबसे पहले है कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी का अर्थ तो परिभाषा दोनों आपको आनी चाहिए। कंपनी से कहते हैं, कंपनी शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। एक तो है COM कॉम और एक है पनी। कॉम शब्द का अर्थ है साथ साथ, इसका मतलब होता है आपके साथ साथ, और इसका मतलब होता है आपकी रोटी, मतलब साथ साथ रोटी बनाना, मतलब साथ साथ धंधा करना, साथ साथ काम करना। मतलब रोटी बनाने के लिए या फिर मान लो कुछ भी काम करने के लिए जो भी हम मान लो पहले जो भी साथ में मिलकर जो भी काम करते थे जिससे रोटी की व्यवस्था हो सके, तो इससे बना है आपके कंपनी शब्द बना है और इसे कहते हैं कंपनी। वहीं से लिया गया है, लैटिन भाषा शब्द है कॉम और पेनी लिया गया है आपके वही लैटिन भाषा के अर्थ है। इसका मतलब होता है साथ साथ, इसका मतलब होता है रोटी। अतः कंपनी का से साथ साथ रोटी खाने से, बनाना खाना या बनाने के लिए व्यवस्था करना। वास्तव में कंपनी का प्रादुर्भाव ऐसे व्यवसायिक केंद्रों पर हुआ था जहाँ की सौदागर साथ साथ बैठ खाना खाते थे और इसी दौरान वे व्यवसायिक चर्चा भी किया करते थे, खाना खाते थे और साथ साथ चर्चा करते थे। तो वहीं से एक शब्द बन गया कि हमने जो काम शुरू किया है, हमने बैठ कर मिलकर जो बनाया है, ये इसका नाम क्या रखा है? तो उन्होंने नाम रख दिया कि नाम तो कंपनी। कॉम का मतलब हो गया साथ साथ, हम रोटी खाते हुए जो चर्चा करते हुए हमने जो बनाया है, जो भी बनी कंपनी, उसका नाम रख दिया उन्होंने, कंपनी नाम रख दिया। अब असल में इसका अर्थ विशेष परिभाषा क्या है? कंपनी समान उद्देश्यों को संगठित व्यक्तियों का समूह, सभी सम्मिलित होकर एक काम करना, सामूहिक रूप से समान उद्देश्य के लिए, उद्देश्य भी सबका एक ही होना चाहिए, उससे कहते हैं। सबसे छोटी परिभाषा ये है, तो आप ये याद कर सकते हो इजी तरीके से। यह है न्यायाधीश जेम्स के अनुसार है कि कंपनी समान उद्देश्यों के लिए संगठित हुए व्यक्तियों का एक समूह है। और देर की एक तो है किम्बाल दो के लिए दो व्यक्ति इन्होंने भी दिए। निगम स्वभाव से ही एक कृत्रिम व्यक्ति है जो हमेशा काम करती रहती है, कार्य करती रहती है, जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु विधान द्वारा रचा गया है या अधिकृत किया गया, बनाया गया विधान हेतु। इसका उद्देश्य है हर वक्त काम करते रहना, वो विशेष उद्देश्य के लिए। फिर अधिनियम में भी इसकी धारा इसकी परिभाषा दे रखी है। ये सब सच्चा है, आप कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति है जो एक समान एक सार मुद्रा द्वारा कार्य करती रहती है और जो अपने अस्तित्व साधारणतः अपने सदस्यों से क्या होती है, अलग होती है। यानी कि सदस्य अलग और कंपनी अस्तित्व अलग होता है। जैसे आप उसमें था साझेदारी में, फर्म के या फिर अलग कोई भी व्यापार करो, हमेशा साझेदार अलग होते हैं और कंपनी फर्म हमेशा अलग। अब इसकी विशेषता है, देखो कि आप अर्थ परिभाषा कहाँ से बनाया गया, कहाँ से लिया गया है, तो सिर्फ लिख सकते हो अर्थ के रूप में। परिभाषा के रूप में कोई भी जो छोटी हो आराम से लिख सके वो वाले आपको याद रहेंगे। फिर है प्रकार, किस प्रकार की होती है, प्रकार की विशेषता है। विशेषता हम लोग यानी क्या क्या ऐसी पहचान है कि हम उससे क्या कर बोल सकते हैं कि वो क्या है आपकी कंपनी। विशेषता मतलब यही है कि उसमें ऐसे क्या क्या गुण है कि जिससे देखकर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंपनी खड़ी है या कंपनी है। सबसे पहले तो ये एक समावेशी संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एक तो नंबर 1 आपके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वैधानिक संस्था कानून द्वारा, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। कोई भी कंपनी बनाओ तो पहला काम यही रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना, काम का रजिस्ट्रेशन करवाना। फिर है ये कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति, कृत्रिम भी है और अदृश्य तो दिखती नहीं। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, साधारणतः सदस्य अलग अलग होती है, सदस्यों से अलग। ये कंपनी अलग और सदस्य अलग, सदस्यों से अलग सदस्यों से अलग होती है। छोटे छोटे पॉइंट ही बनाने ताकि आराम से याद भी हो सके, समझना भी, या फिर एक लाइन याद करो ऐसा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जो कृत्रिम और अदृश्य है, जिसका व्यक्तियों से अलग होती है, व्यक्ति सदस्यों से क्या थोड़ी सी भिन्न होती है, सदस्य अलग कंपनी अलग। फिर है कंपनी की ये क्या है, सार मुद्रा। ये सार मुद्रा भी है, एक सार मुद्रा होती है, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है।
फिर है आपके दायित्व सीमित होता है। कंपनी में इसके अनुसार दायित्व सीमित होता है, अर्थात यदि अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो अंशधारी का दायित्व अंशों के अदद मूल्य तक सीमित होता है, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में अंशधारी का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है। मतलब मेन चीज है वो दायित्व सीमित होता है, सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि जब हम फर्म में क्या होता है, फर्म में दायित्व सबका अगर असीमित हो सकता है, लेकिन एक का तो आपको ये सबका अगर सीमित हो सकता है, लेकिन एक का तो असीमित होना ही पड़ता है, चाहे वो सीमित साझेदारी है चाहे असीमित। तो सीमित साझेदारी में ये होता है आपके कि 10 पार्टनर है तो 9 का तो होना चाहिए आपके सीमित, तो एक तो कम से कम असीमित होने चाहिए। मतलब कभी व्यापार घाटा हो भी जाए, घाटा हो जाए तो अपने घर से भुगतान करेगा। और इसमें क्या है, कंपनी में आपके दायित्व क्या है, आपके सभी का सीमित है, अंश तक ही है। आप अंश खरीदते हैं, अगर माल अंशों का समय पर भुगतान नहीं हुआ या अंश किसी कारणवश मान लो खराब हो जाए या मान लो ऐसा कुछ हो अंशों में कि मान लो कि नुकसान हो जाए, तो नुकसान कहाँ तक हो सकता है, जितना अंशों का मूल्य वहां तक। अगर गारंटी है तो गारंटी है तो पूरे शेयर का अंश मूल्य तक की भुगतान करेगी। कंपनी को दूसरा अगर घाटा होता है कहीं से भी तो फिर वो पार्टनर जो भी है अंशधारी वो भुगतान करने में सहमत नहीं हो। इसलिए दायित्व क्या होता है आपके सीमित ही रहता है, फर्म की तरह नहीं। उसमें फर्म में तो असीमित होना ही चाहिए, होना ही पड़ता है। फिर यह है आपके संचालन, अंशधारी द्वारा चुने गए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। और संचालन कौन करता है इसका जो संचालन करता है वो है आपके संचालक। संचालन करने वाला होता है संचालक। कंपनी संचालन करने वाला अंशधारी चुने गए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालन मंडल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मंडल बनाया जाता है जो कंपनी को चलाता है। और सहमति कौन देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर तय करते हैं प्रीफरेंस कितना देना है, खुद को कितना लेना है परसेंटेज, तो वो एक संचालन मंडल बनाते हैं। फिर उसके आधार पर खुद के लाभ और प्रीफरेंस शेयरधारकों के लाभ लेते हैं, और ज्यादा हो जाए फिर से बांट लेते, 2 बार बांट लेते हैं लाभ को। फिर है सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी एक अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय है, अर्थात हस्तांतरण के लिए कंपनी के आगे की आवश्यकता नहीं, ये हस्तांतरणीय भी है। ये उसकी विशेषता है आपके, हस्तांतरणीय है। संचालन मंडल होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है, सदस्यों से अलग है, ये उसकी खुद की एक सार मुद्रा भी होती है। और दायित्व क्या होते हैं, सबके सीमित होते हैं। गारंटी है तो गारंटी अंश गारंटी भी दी है, फिर भी लास्ट है अंशों के मूल्य तक ही सीमित रहता है। जो भी दायित्व है कितना है, शेयर का मूल्य जितना है उससे ज्यादा वो गारंटी नहीं देता है। फिर है आपकी कंपनी का वर्गीकरण। वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है दायित्व के आधार पर। दायित्व में 2 आएंगे, सिंपल, सीमित और असीमित। एक होता है दायित्व, 2 ही होते हैं, एक तो होता है सीमित और एक होता है आपके असीमित। कंपनी कैसे होती है, कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी भी होती है और असीमित दायित्व वाली कंपनी भी होती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी में क्या होता है कि ये वे अंश वाली कंपनियां हैं जिसकी अंश को निश्चित राशि के अंशों में होती है, मतलब अंशों में बटी हुई होती है, तथा प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है, केवल अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। जो भी दायित्व है उसका दायित्व कहाँ तक रहता है, अंकित मूल्य तक, यानी कि अंशों के अंकित मूल्य तक रहता है। आपने अंश खरीदा है, 100 रुपए का अंश है, तो 10 शेयर खरीदे हैं तो कितना हो जाएगा, 1000, अंकित मूल्य तक सीमित रहती है। ज्यादा अगर आपने प्रीमियम खरीदा है या आपने और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदा है, शेयर तो 100 रुपए का है, अब आपने 500 रुपए में खरीद लिया वही शेयर को, तो अगर मान लो नुकसान हो रहा है आपको, तो कंपनी केवल 100 रुपए तक ही आपको दे सकती है, जो कंपनी का मेन अंश वैल्यू है। ज्यादातर सब प्रीमियम पर इश्यू होते हैं, डिस्काउंट तो बहुत कम होता है। कोई कंपनी कोई नई आई है तो वो कर देती है, बाकी ज्यादातर हर एक अंश का मूल्य, जैसे रिलायंस की कंपनी के शेयर है या बल्कि कोई एयरटेल के शेयर है, होते हैं महंगी कंपनी, उनके भी शेयर होते हैं। तो फिर क्या करते, जितनी ज्यादा पॉपुलर है उनके शेयर उतने ज्यादा महंगे होते हैं। तो है तो 100 रुपए का और 500 में, 700 में, 800 में बिकते हैं। तो फिर ज्यादा अगर मान लो कोई खरीद लेता है और घाटा हो जाता, नुकसान, मान लो कम आ गया वैल्यू, एकदम शेयर गिर गया, उनका वैल्यू भाव गिर गया, तो भाव गिरते क्या होगा आपके, जैसे भाव गिरेगा तो नुकसान जो भी हुआ है,
अगर मान लीजिए ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कंपनी कहाँ तक सीमित है कि अंश मूल्य 100 रुपए थे, अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि कंपनी भाव नहीं गिर रहे हैं तो फिर माल को पसंद नहीं करता है, वापस देना चाहता है, तो लास्ट 100 रुपए जो अंकित मूल्य है वहां तक ही सीमित है। और गारंटी द्वारा सीमित में क्या होगा, ये वे कंपनी है जो कंपनी निर्माण के समय ये गारंटी देते हैं कि यदि उनके सदस्य रहने तक सदस्य विविधता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि में कंपनी दिवालिया हो जाए तो वे निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। एक समय होता है, एक समय 1 साल 2 साल उसकी गारंटी देते हैं कि आपको 1 साल तक तो हम शेयर कंपनी दिवालिया घोषित नहीं होगी, आप खरीद सकते हो, कंपनी के शेयर नहीं गिरेंगे, और गिरते हैं तो उनको राशि का भुगतान देना पड़ता है, वो निश्चित राशि जो उनको गारंटी मिली की होती है, वो गारंटी वाली। फिर है आपके इसमें थे 2 थे सीमित में 2 थे यार। सीमित में क्या थे आपकी, तो सीमित कंपनी ये था, सीमित में 2 थे, नंबर 1 और नंबर 2। सीमित में क्या था, एक तो सीमित कंपनी और एक था आपकी गारंटी। अब है आपके असीमित। सीमित में है आपके सीमित कंपनी अंशों के मूल्य तक है, और गारंटी में है आपके टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में के अंदर अंदर अगर मान लो कंपनी को लॉस होता है तो आपको भुगतान करेंगे। असीमित में क्या है, ये इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। आजकल इस प्रकार की कंपनियां व्यवहार में नहीं पाई जाती क्योंकि खुद घाटा उठाकर कोई व्यापार करना नहीं चाहेगा। अब मान लो जिसने शेयर लगाए हैं घाटा हो गया है और उनको भुगतना पड़े तो कोई भी शेयर नहीं खरीदेगा। मतलब कि इस कंपनी का विशाल साझेदारी के फर्म की तरह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाता है। इसमें साझेदारी के भारतीय ऋणों के भुगतान हेतु सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग होता है। अब समझ गई, अगर पैसे कम पड़ जाए तो आप घर से भी लेके आओ, ऐसे कोई फिर खरीदेगा नहीं, इसलिए ऐसे व्यवहार में बहुत ही कम पाए जाते हैं असीमित वाले। फिर हस्तांतरण के संबंध में, हस्तांतरण कैसे है, हस्तांतरण और अहस्तांतरण दोनों हो जाएंगे। इसमें सार्वजनिक कंपनी भी और निजी कंपनी भी, इसमें 2 है आपकी। इसका एक तो है सार्वजनिक कंपनी और एक है आपकी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी से कहते हैं जिसके शेयर कितने हो 51% या उससे ज्यादा हो, 50 से ज्यादा होते हैं तो वो होती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। और अगर मान 50% कम गवर्नमेंट का है तो बाकी क्या हो जाएगी आपकी निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के आशय है कि कंपनी से होता है तो निजी कंपनी नहीं है, जिसके पास इसका यानी संचालन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, उसका क्या होता है सार्वजनिक कंपनी हो जाएगी। जिसमें निम्न सदस्य होते हैं आपके 7 और ये अपने सदस्यों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दे रखे, एक तो आपके पास एक कब होनी, एक तो निजी कंपनी नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक कंपनी से कहते हैं, एक तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपके न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए आपके 5 लाख, तो आप तो उसका हस्तांतरण कर सकते हो, 5 लाख है। फिर आपकी क्या दे रखा है, किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी इसकी निजी कंपनी है को संशोधन लागू होने के बाद सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी की जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है पर अगर वो क्या बन जाए गवर्नमेंट की बन जाए तो फिर उसकी सहायक कंपनी है ना, उसकी सहायक जो उसका साथ देती सहायक कंपनी, इसकी निजी कंपनी की कोई सहायक कंपनी आ जाए तो वो भी क्या आ जाएगी आपको गवर्नमेंट में आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये आएगी मेन कंपनी, ये तो हो जाएगी मेन। अगर ये गवर्नमेंट में है तो बाकी वाली भी जो सहायक है वो भी क्या आ जाएगी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। उससे कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। इसमें और भी कुछ चेंज हुए नए हिसाब से, आपको बस ये पुराने वाले याद रखने, वो नए वाले हैं वो सेकंड ईयर बीकॉम के लिए। अब प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी में क्या है आपके निजी कंपनी ऐसे है वही आपके अंशों, आप अपने अंशों यदि हो तो हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर तो प्रतिबंध नहीं लगाना, यहाँ तो आप हस्तांतरण कर सकते हैं। और अगर आप खुद की प्राइवेट कंपनी है तो आप चाहो तो शेयर का जो हो रहा है ट्रांसफर हस्तांतरण उस पर आप क्या लगा सकते हो, प्रतिबंध लगा सकते हो। खुद की है प्राइवेट है तो क्या लगता है प्रतिबंध लगा सकते हो आप चाहो तो। दूसरा है इसमें आपके संख्या कितने होते, सदस्य कितने होते हैं आपके, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 हो गया सदस्य कितने होते हैं 50। वह सदस्य 200 भी हो गए लेकिन अभी आपको 50 याद रखना। और कुछ चेंज हुआ है, कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों का क्रय हेतु जनता द्वारा आमंत्रित कर सकती है। जनता को आमंत्रित करना, इश्यू करना, शेयर इश्यू भी कर सकती है, इश्यू करना।
क्रय हेतु इश्यू कर सकती है कंपनी। और आपके इसमें भी देखो आप क्या कहते हो पॉइंट लिखे हुए 4 पॉइंट वही स्थान पर प्रतिबंध लगा सकती है, सदस्य 50 है। और कंपनी किसी भी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती हो, और रोक भी लगा सकती है। इश्यू करने पर क्या अपनी इच्छा पर है, इश्यू भी कर सकती है और रोक भी लगा सकती है। वहां पर होगा नहीं, ऐसा रोक नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट में नहीं होता, प्राइवेट में हो जाता है। और साथ में सदस्य है, संचालक है, और उनके संबंधियों का अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से निक्षेप आमंत्रण स्वीकृति प्रतिबंध है। मतलब अगर घर वाले हैं या संचालक सदस्य है, उनको तो आप निक्षेप के यानी निक्षेप करते हैं कि आमंत्रण में प्रतिबंध कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, वो पीवीटी ऐसे लगा दें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये वाला सब जुड़ा होता है कंपनी का आगे। अब यह स्वामित्व के आधार पर आपके वो है, एक तो है सरकारी और एक है आपके गैर सरकारी, और एक है सूत्रधारी, बड़ा है सूत्रधारी भी है और सहायक भी है। और इसी में छोटे मोटे आपके थ्योरिकल भी पूछ लेता है। सबसे पहले सरकारी मतलब वही 51% गवर्नमेंट के पास हो। गैर सरकारी में वही आपके जो सरकारी नहीं हो वो गैर सरकारी हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है सूत्रधारी, इसमें है आपके भारतीय कंपनी विधान के अनुसार एक कंपनी तभी कहलाती है जब उसकी कोई सहायक कंपनी। सूत्रधारी भी एक तो मेन और उसके साथ उसकी क्या होती है, सहायक कंपनी होती है। मेन के साथ खुद की सहायक कंपनी, मतलब जिस कंपनी की खुद की एक सहायक कंपनी हो उसे कहते हैं सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, सिंपल। या वो 51% वाला, या 51% से कम हो जाए तो प्राइवेट, 51 ज्यादा है तो सरकारी, 51 कम होते ही प्राइवेट, उल्टा इसका सीधा। गवर्नमेंट के पास 50% हो तो जाएगा प्राइवेट कंपनी, सरकार के पास 51% या 50 ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा आपके गवर्नमेंट कंपनी। और फिर है आप सूत्रधारी सहायक कंपनी, जिसकी सहायक कंपनी हो, जिसके और भी कंपनियां हो टुकड़ों में, एक ही भी है मान लो, एक एक्स्ट्रा कंपनी है एक खुद की। फिर है पूंजी संरचना, ये कैपिटल है आपको सबका मालूम होना। सबसे पहले आपको ऑथर कैपिटल, फिर है आपके इश्यू कैपिटल। ऑथर कैपिटल है मतलब कंपनी की लास्ट, जहां तक इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं, लास्ट से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते, वो लास्ट लिमिट वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कि कंपनी के समावेशन के समय कंपनी के सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम पूंजी को अधिक पूंजी कहते हैं। ये आपके सीमा नियम में है, आपके सबसे अधिकतम पूंजी, लास्ट मैक्सिमम कैपिटल। सीमा नियम में कह दिया है कि आप इससे ज्यादा इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस जो भी आपके पास है, इससे ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते, लास्ट लिमिट, वो लास्ट लिमिट है आपको ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यू कैपिटल जो आपने जनता को आमंत्रित किया, जनता में शेयर का आमंत्रण करना, शेयर को जनता को खरीदने के लिए, जनता को कहे कि शेयर खरीदो, उसके लिए इश्यू किया। जनता में शेयर को इश्यू करना खरीदने के लिए, या आमंत्रण करना कि हमारे शेयर खरीदो। कितना खरीद सकते हो, कहां तक कर सकते हो, अधिकतम पूंजी तक। और क्या कहते हैं, हमारे पास 50,000 शेयर है तो आप 40,000 30,000 जनता को कह सकते हो खरीदने के लिए। पार्थिव पूंजी मतलब जनता कितना खरीदे उस पर, यह है आपकी जनता द्वारा खरीदे गए शेयर, जनता द्वारा एप्लीकेशन प्राप्त जितनी होती है उसे कहेंगे। आप जनता में इश्यू किए 40,000, अब जनता कितना खरीदे, वो तो हमने केवल ऐसे जारी कर दिए कि हमारे पास जो शेयर है इतने रुपए के हैं, आप इच्छा हो तो खरीदो। अब कितने की अर्जी आए, ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, तो वो होती है आप सप्लाई करते हैं। फिर है आपके याचित पूंजी, मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल में क्या आएगा, आपके जितने रुपए तक मांग लिए, जैसे मान लो शेयर है आपके 10 रुपए का, आपने एप्लीकेशन पे कितना दे दिया, 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, फर्स्ट कॉल कहाँ तक है आपके 3 रुपया है, और लास्ट कॉल है आपके सेकंड कॉल हुए आपके 2 रुपए। अगर आपने कंपनी ने अभी तक ये 2 ही कॉल किए हैं, अभी 2 कॉल बाकी है, तो इसकी हो जाएगी जो कॉल्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 ऊपर वाला जो मांग लिए गए। अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांग ली है तो अब हो गई इनकी कॉल्ड कैपिटल कितनी हो गई आपके 2 और 3 5 और 3 कितने हो गए आपके 8।
और जब फुली पेड कब देखो फुली पेड कब होगी, जैसे जैसे ये लास्ट वाली कॉल भी मांग लेंगे तो हो जाएगा आपके फुली पेड हो जाएगा। यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप में कितना मांगे, अब जो 10 रुपये हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, तो ये फुली भी है, फुली पेड भी हो जाएगा और कॉल्ड अप कैपिटल भी हो जाएगा। जब तक पूरे नहीं मांगे उससे पहले ये मांगा है, ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे अलॉटमेंट में आएंगे तो 5 रुपये हो जाएगी आपके कॉल्ड अप कैपिटल, यानी जितना आपने मांग लिया, जितना आपने यानी गवर्नमेंट से मांगा या जैसे जितने क्या ना जनता से मांगा वही यहाँ तक मांग लिया है तो यहाँ तक कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी आपकी। यहाँ मांगा तो पूरा फुली पेड और कॉल्ड अप कैपिटल एक हो जाएगी। फिर है पेड अप कैपिटल, शेयर में कितने का फुली पेड अप नहीं है वो, जैसे दे रखा है इसमें याचित पूंजी का वह भाग अंत द्वारा भुगतान किया जा चुका है, तो कॉल्ड अप में होता है कितना हमने मांग लिया और पेड अप में होता है कि जनता ने कितना चुका दिया। जैसे मान लो कि मैंने तो यहाँ तक मांग लिया पूरा कंप्लीट, 10 रुपये पूरे मांग लिए, जनता ने कितने दिए, जनता ने अभी तक मान लो जैसे मैंने यहाँ मांग लिया, मान आता है ड्यू तक, जैसे मान लो ड्यू तक किया है 1 अप्रैल को, ये फाइनल कॉल, पैसे कब आएंगे, मार्च तक आएंगे, जब यानी कि अप्रैल में क्या ना मई तक आएंगे, अप्रैल तक अगर मई तक क्या होती है वो पेड कैपिटल होती है। पर हमने तो मांग लिए वो कॉल्ड अप, अब जनता जब तक नहीं दे रही है तब तक क्या होगा आपकी पेड कैपिटल, जनता द्वारा ड्यू है वहां तक। फिर है आपके आरक्षित पूंजी, इसका सवाल भी आता है आपके 2 नंबर का, आरक्षित यानी रिजर्व कैपिटल। इनमें से कोई भी 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि आपके औसत पूंजी किसे कहते हैं, इश्यू किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, जिसमें आपका सबसे लास्ट है रिजर्व कैपिटल, ये आया हुआ भी 2 बार एग्जाम बोर्ड में। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 99 के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके निर्धारित कर सकती है कि न मांगी गई पूंजी किसी भी निश्चित भाग को कंपनी के समापन में मांगते हैं। ये एक ही है आपकी कंपनी के समापन पर मांगी जाती है, समापन पर मांगी गई पूंजी।